इंपॉर्टेंस होने वाला है बच्चों। यहाँ पे 19 सब्जेक्टिव सवाल लेके आए हैं जो बेहतरीन है, सभी वीवीआई सवाल है बच्चों। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, यहाँ से कन्फर्म सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ से सवाल 100% छपेगा बच्चों। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए और देखिए। पहला सवाल यहाँ पे है, पहला सवाल आपका है, निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है बताओ। निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है, पहला सवाल है, उसका उत्तर देखिए बच्चों। यहाँ पे ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है तथा शासक वर्ग अपनी मनमानी करने को स्वतंत्र होता है, निरंकुशवाद के नाम से जानी जाती है। ऐसी शासन व्यवस्था केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित तथा दमनकारी होती है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बेहतरीन सवाल सब है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% यहाँ से सवाल छपेगा। देखिए, भाप ईंधन का आविष्कार किसने किया, तो भाप ईंधन का आविष्कार थॉमस न्यूकॉमेन ने किया था। बाद में जेम्स वाट ने इसमें व्यापक सुधार किया। तीसरा सवाल है बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सारा सवाल इंपॉर्टेंस है, पूरा वीडियो देखिए आप लोग, बेहतरीन सवाल है बच्चों। यहाँ पे जितना भी सवाल है सभी अति महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, किसी दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताएं, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो मुख्य दल है। और चौथा नंबर का सवाल देखिए, अब है सांप्रदायिक राजनीतिक के दो रूपों का उल्लेख कीजिए, तो उसका उत्तर देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, धार्मिक समुदाय द्वारा राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न और सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी, आपका प्रश्न उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मृदा अपरदन एवं भूरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए क्या समझते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिए बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या है, मृदा अपरदन एवं भूरक्षण से आप क्या समझते हैं, जिसका उत्तर है बच्चों यहाँ पे मृदा आवरण का हटना मृदा अपरदन होता है। और मृदा अपरदन प्रभावित जल और पवन जैसे प्राकृतिक कारकों तथा पेड़ों की कटाई तथा पशुओं की अति चराई से होता है। बिल्कुल सही है। आसमान में सवाल मिलेगा आपको बच्चों, यहाँ पे भारत में 2 तेल क्षेत्रों के नाम लिखें, तो भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निम्नलिखित हैं, तो मुंबई, हाई और असम है, आपका बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ पे छठा नंबर का सवाल प्यारे बच्चों देखिए, और वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिएगा। राष्ट्रीय आय से आप क्या अभिप्राय है बताओ, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है बच्चों, यहाँ पे उत्तर इसका देखिए, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल राइट है बच्चों। चलिए सातवां सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप लोग अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिए प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिए, सातवां सवाल है, अल्प बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, इसका उत्तर है अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न छुपी हुई बेरोजगारी वह है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे दिखाई देते हैं परंतु उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं होता है, तो उनमें से कुछ लोगों के काम से हट जाने पर उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न अति आपका खत्म हो चुका है। आप देखिए लघुत्तरीय प्रश्न देखिए बच्चों, आप लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, किन्हीं 5 प्रश्नों का यहाँ पे जवाब देना, 3 अंक आपको मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न 8 है, फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। अथवा में भी मिलेगा सवाल, फ्रांस में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए बच्चों, यहाँ पे फ्रांस के नागरिकों में सामूहिक पहचान तथा एक राष्ट्र के नागरिक होने का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला है आपका नए राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया। दूसरा है आपका पितृभूमि तथा नागरिक जैसे राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। तीसरा है बच्चों, आप क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर फ्रेंच को जन समस्या की भाषा बनाने का प्रयास किया गया। फिर देखिए यहाँ पे बच्चों चौथा पॉइंट है यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, नागरिकों के एक समान अधिकारों का समर्थन किया गया, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए। बिल्कुल सही। चलिए पांचवा पॉइंट देखिए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए तथा नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। नौवां सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी पूरा वीडियो जरूर देखिए और वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने मित्रों के पास जरूर, और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे कंटेंट बेहतरीन मिलने वाला, सारा कंटेंट आप लोग को मिलेगा। देखिए 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे बताओ। यहाँ पे इसका उत्तर है, पहला पॉइंट, उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी, उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। दूसरा पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। तीसरा पॉइंट है, बाजार में अक्सर डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रही थी, इन्हें बनाने के लिए आंतरिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। चौथा पॉइंट बच्चों यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है। चौथा पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे,
और बिल्कुल राइट से पूरा वीडियो आप लोग देखिए और शानदार यहाँ पे क्लास पर डे चल रहा है बच्चों और इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे लेके आते हैं। देखिए चौथा पॉइंट, उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को बहिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। 10वां पॉइंट है, देखिए 10वां सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। देखिए इसका उत्तर क्या है बच्चों, और पूरा वीडियो देखिए आप लोग। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम को तय करने वाले कारक। पहला पॉइंट है सामूहिक पहचान की भावना। जब प्रत्येक समूह अपने आप को विशिष्ट और अन्य समूहों से अलग मानने लगता है तो समूह में तालमेल बैठाना कठिन हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक समूह अपनी अलग पहचान के स्थान पर सामूहिक पहचान को बनाए रखें। उदाहरणार्थ है, भारत के लोग पहले अपने आप को भारतीय मानते हैं, बाद में किसी प्रदेश अथवा भाषा समूह आदि धार्मिक समूह का सदस्य। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, मांगों की संवैधानिकता। जब किसी समूह द्वारा ऐसी मांग को सामने रखा जाता है जिसे पूरा करना संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संभव नहीं है तो इससे राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए भी मांग वहां रह रहे अन्य समुदाय के हितों के खिलाफ थी, जिसके कारण श्रीलंका में गंभीर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर सरकार का रुख। समूहों की मांगों पर सरकार का रुख राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर सरकार सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो जाए तथा अल्पसंख्यक समुदायों की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन किसी प्रकार से राजनीति के लिए संकट पैदा नहीं करते। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी समूह की उचित मांगों को न दबाए। चलिए बच्चों यहाँ पे 11वां नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ 11 नंबर का सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। 11 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, दबाव समूह एवं आंदोलन की लोकतंत्र में क्या भूमिका है। दबाव समूह एवं आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पहला इसका उत्तर देखिए, दबाव समूह आंदोलन किसी समस्या के प्रति सरकार का ध्यान खींचते हैं तथा सरकार को उसके समाधान के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा पॉइंट है, लोकतंत्र में हालांकि किसी खास समूह के हितों की वरीयता नहीं होती है, लेकिन उनकी समस्या की जानकारी होने पर सरकार अन्य समूहों के हितों को ध्यान में रखकर सम्यक समाधान की ओर कदम बढ़ा सकती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, दबाव समूह अन्य आंदोलनों के माध्यम से सरकार विभिन्न तबके के लोगों को आकांक्षाओं के प्रति जागरूक करती है। 4वां पॉइंट आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए 4वां पॉइंट है, दबाव समूह अन्य आंदोलन एवं आंदोलनकारी समूह के प्रभावशाली सदस्य सरकार को सलाह देने वाली समितियों तथा अधिकारी निकायों में भी शामिल होते हैं। ये राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और राजनीतिक दलों के भी कई नेता आंदोलनकारी समूह से ही आते हैं। 12वां सवाल है, देखिए यहाँ भारतीय कृषि की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो और इसका उत्तर देखिए, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। इसका पहला पॉइंट है बच्चों, अधिकांश किसान गरीब हैं, उनके पास पूंजी की अभाव है। और दूसरा पॉइंट है, कृषि भूमि बिखरी हुई है और खेतों का आकार बहुत छोटा है, जिसके कारण सिंचाई से आधुनिक पद्धतियों रखवाली आदि में कठिनाई होती है। तीसरा पॉइंट है, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा का अभाव, कृषकों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। 4वां पॉइंट है, कृषि का तरीका प्राचीन है तथा पुराने उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि की उत्पादकता कम है। 13 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को देखिए और लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, और अपने मित्रों के पास जरूर आप लोग शेयर करिएगा। चलिए यहाँ देखिए 13वां नंबर का प्रश्न, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। अथवा में दिया हुआ संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच आप विभेद कैसे करें, अपने शब्दों में व्याख्या करें। अथवा में और सवाल दिया हुआ है, उत्तर देखिए इसका बच्चों, रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियों 2 भागों में वर्गीकृत की जाती है। पहला पॉइंट है, संगठित क्षेत्र वैसे उद्यम अथवा कार्य स्थान जहां रोजगार की अवधि सीमित होती है तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संगठित क्षेत्र के उद्यम सरकार द्वारा पूंजीकृत होते हैं तथा उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है। इस क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ से सवाल जरूर छपेगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, असंगठित क्षेत्र वैसे उद्यम अथवा कार्य स्थान जहाँ बेरोजगार की अवधि नियमित होती है तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे उद्यमों का सरकार द्वारा पंजीकरण नहीं किया जाता है। इस क्षेत्र के नियम के और विनियम तो होते हैं परंतु उसका अनुपालन नहीं किया जा सकता है। देखिए 14 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखिए, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में अंतर करें, स्पष्ट करें। यहाँ पे उत्तर है, विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहा जाता है। सरकार अपने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करती है क्योंकि इससे देश की आय एवं रोजगार में वृद्धि होती है। विदेश व्यापार पर प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उत्पादित माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए पहुंचाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आयात और निर्यात दोनों ही होता है। और यहाँ पे दिया हुआ, किसी भी देश का यह प्रयास होता है कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत निर्यात बढ़े और आयात कम हो, इससे विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। चलिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय सवाल यहाँ पे 15 नंबर से शुरू हो चुका है, 3 सवाल बेहतरीन है और जरूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक ना। आप लोग जरूर यहाँ पे आंसर दीजिएगा। पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान
था दबाव व्याख्या करें, ठीक ना। उत्तर है पहला पॉइंट, युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश पर अतिरिक्त भार आरोपित किए, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशों में विकट आर्थिक राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार की आर्थिक नीतियों से वस्तुओं की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई और भारी संख्या में भारतीय सैनिकों को युद्ध को में झोंक दिया गया। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। तीसरा पॉइंट है, देश के कई भागों में फसलें नष्ट हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों की कमी हो गई तथा कई क्षेत्रों में अकाल पड़ गए। इस बीच फ्लू जैसी महामारी फैल गई, जिससे भारी संख्या में लोग मारे गए। चलिए बच्चों, यहाँ पे पॉइंट देखिए, चारवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए चारवां पॉइंट, उपयुक्त परिस्थितियों के प्रति सरकार का रुख न सिर्फ उदासीन बल्कि सहयोगात्मक रहा, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में सरकार के प्रति असंतोष और विद्रोह का भाव पनपा तथा लोग राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए मजबूर हुए। 16वां नंबर प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। तो लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां जो है, आपका पहला पॉइंट है लोकतंत्र की स्थापना। विश्व के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इस हिस्से को देशों में गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने सत्ता पर सेना के नियंत्रण को हटाने तथा एक संप्रभुत्व समक्ष शासन व्यवस्था वास्तविक करने की चुनौती महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, लोकतंत्र का विकास एवं विस्तार। जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां लोकतंत्र के विकास और विस्तार का प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सामने स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाने, संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करने, महिलाओं तथा अल्पसंख्यक समुदाय की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने जैसी आदि चुनौतियां हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुधारना तथा मजबूत बनाना। विश्व में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उसके सामने लोकतंत्र को मजबूत करने की महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थानों की कार्य पद्धति को सुधारना, मजबूत करना, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। चारवां पॉइंट है भ्रष्टाचार, वंशवाद, कट्टरवाद और तानाशाही प्रवृत्ति से लोकतंत्र की रक्षा। कई देशों में अगर अपार जन समर्थन के शासन में वर्ग भ्रष्टाचार, कट्टरवाद और वंशवाद, तानाशाही प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। इस सफल लोकतंत्र को इनसे बचाना आवश्यक है। 17वां नंबर पॉइंट देखिए, 17 नंबर का सवाल है बच्चों, भारतीय कृषि और पर वैश्वीकरण का प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है आपको। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव, देखिए यहाँ पे सवाल बच्चों, उत्तर इसका पढ़िए 17 नंबर का, बेहतरीन है, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए क्या दिया हुआ है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव देखिए, पहला पॉइंट है, वैश्वीकरण के कारण भारतीय किसान अपने यहाँ अधिक होने वाले कृषि उत्पादन को विश्व बाजार में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, विश्व की मांग के अनुसार नकदी एवं कीमती फसलों की खेती में वृद्धि है। ढांचागत सुधार, प्रौद्योगिकी के परिवर्तन, बाजार सुविधा था साख विस्तार। चारवां पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि से किसानों को लाभ। पांचवां पॉइंट है, कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से देश में नए फसलों का विकास, जेनेटिक्स इंजीनियर द्वारा फसलों के उत्पादन में वृद्धि। चारवां पॉइंट है, प्रमुख कार्य उत्पादों के निर्यात की स्वतंत्रता दी गई है, बाजार सुविधा, क्रेडिट कार्ड का विस्तार आदि के कारण आधुनिक निवेशों में वृद्धि होती है। चलिए बच्चों, इंपॉर्टेंट से सारा सवाल यहाँ पे, ठीक, 7वां नंबर पॉइंट पर पढ़िए और 18वां नंबर सवाल यहाँ पे आ चुका है। देखिए, जब भिन्न फसलों की मांग विश्व भर में बढ़ेगी तो मांग बढ़ने से बीजों का उत्पादन में भी अधिक होगा और किसानों की स्थिति भी सुधार होगा।